रहे हैं रहस्यमयी मुखौटे की खौफनाक कहानी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। नताशा और तानिया घर पे ही थी। तभी नताशा ने अपनी माँ के कमरे में किसी को देखा। दोनों दबे पांव कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन तब तक वो शख्स सतर्क हो चुका था। उसने नताशा के गले पर चाकू रख दिया, लेकिन मौका पाकर तानिया ने डंडे से उस शख्स पर हमला कर दिया। वो शख्स वही था जिसने नताशा को डुमना पार्क जाने के लिए लिफ्ट दी थी। इससे पहले कि नताशा उससे कुछ पूछ पाती, वो तानिया को धक्का देते हुए बाहर भाग गया। नताशा भी भागते हुए बाहर आई, लेकिन तब तक वो शख्स किसी साए की तरह ओझल हो चुका था। नताशा का तो जैसे पूरा शरीर अभी भी कांप रहा था। तानिया उसे लेकर अंदर आई और पीने के लिए पानी दिया, लेकिन तभी अचानक नताशा को कुछ याद आया और वो तानिया को बाहर ही रुकने को बोल माँ के कमरे की तरफ चल दी। कमरे में पहुंच उसने जैसे ही अलमारी के पीछे झांका तो वहां उस थैले को ना देख उसकी हालत खराब हो गई। अरे, ये थैला कहाँ गया? नताशा ने मन ही मन कहा। अब उसकी परेशानी और बढ़ चुकी थी। वो दौड़ी दौड़ी बाहर हॉल में गई। उस थैले को खोजने की बेचैनी नताशा की हरकतों में साफ झलक रही थी, जिसे तानिया ने कुछ हद तक भांप लिया था। क्या हुआ नताशा? ये अचानक से तू? तानिया ने चिंतित भाव से कहा। कुछ नहीं। अच्छा तू बैठ, मैं बाहर जाकर आती हूँ। मुझे थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये कहते हुए नताशा ने तानिया से भी थैले वाली बात को छिपा लिया। अरे, तानिया ने नताशा को रोकने की कोशिश की, लेकिन नताशा गेट खोलकर बाहर चली गई। ये इतनी रात में बाहर क्यों जा रही है? जाने क्या हो गया इसके परिवार को। पहले बहन फिर माँ, अब इसकी भी जो हरकतें हैं, कहीं इसे भी नहीं। नताशा, नताशा! नताशा को बुलाते हुए तानिया भी हड़बड़ी में उसके पीछे बाहर की तरफ निकल गई। नताशा के पीछे पीछे तानिया भी घर के बाहर आ गई और उसने देखा कि वो यूं ही सड़क के किनारे बैठी रो रही थी। वो उसके पास गई और समझाते हुए बोली, नताशा, सब ठीक हो जाएगा, रो मत। चल अंदर चलते, नहीं तो यहाँ ठंड लग जाएगी तुझे। ये बोल उसने नताशा को उठाया और घर की तरफ चल दी। दोनों वापस घर के अंदर आ गए। तानिया ने नताशा के पास बैठते हुए पूछा, अच्छा नताशा, वो आदमी भी कुछ अजीब ही था ना? तुमसे क्या पूछ रहा था? ये सुनते ही नताशा के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसे तो ये मालूम था कि हो ना हो वो आदमी मुखौटे की तलाश में आया था, लेकिन नताशा अभी तानिया को मुखौटे के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। बात को टालते हुए वो बोली, पता नहीं यार, मुझे तो लगता है कोई पागल है वो। भला मैंने उसकी कौन सी चीज छुपाई होगी? उसने ये बात बोल तो दी थी, लेकिन मन ही मन अब उसकी परेशानी और भी अधिक बढ़ चुकी थी, क्योंकि अगर उस रहस्यमयी आदमी को थैला मिल गया होता तो वो ये पूछता क्यों कि कहाँ छिपा रखा है, और अगर वो आदमी थैला नहीं ले गया तो आखिर अब मुखौटे वाला थैला गया कहाँ? जहां एक तरफ नताशा मुखौटे के गायब होने को लेकर परेशान थी, वहीं अगली सुबह करीम अपने कमरे में मोबाइल में अपना पसंदीदा फ्री फायर गेम खेल रहा था। वो गेम में इतना मगन था कि उसकी सुबह की चाय कब की ठंडी हो चुकी थी। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो भाई? गेम खेलते हुए अचानक से करीम को ऐसा लगा जैसे उसकी इंस्ट्रक्शन के अनुसार खिलाड़ी नहीं जा रहा। अरे, ये अचानक इसकी आंखों में खून कहाँ से आ गया? अभी लगता है खेल और भी मजेदार होने वाला है।
करीम के मोबाइल स्क्रीन में खिलाड़ियों की आंखों में अचानक से खून दिखाई देने लगा। लगता है गेम में कुछ अपडेट हुआ है। खून देखकर तो खेलने में और भी मजा आ रहा है। वो और भी मजे लेकर खेल खेलने लगा। तभी अचानक से उसकी मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ही क्रैक हो गई। ये देखते ही करीम चौंक गया। हाँ, अरे ये क्या हुआ? करीम ने हैरानी में खुद से कहा। वो तो अभी अच्छा खासा गेम के मजे ले रहा था और ये अचानक मोबाइल की स्क्रीन कैसे क्रैक हो गई? करीम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। एक पल के लिए उसे लगा कि कहीं किसी ने पीछे से पत्थर तो नहीं मारा जिससे स्क्रीन में क्रैक आ गया। यही सोच उसने पीछे मुड़कर भी देखा, लेकिन कोई नहीं था। अभी जब दोबारा उसकी नजर मोबाइल स्क्रीन पर पड़ी तो वो बिल्कुल ठीक थी। स्क्रीन पे कोई भी क्रैक नहीं था। अरे ये तो सही है। मोबाइल सही होते ही करीम की खुशी साफ दिख रही थी और उसने दोबारा गेम खेलना शुरू कर दिया। शायद ये मेरे मन का वहम था। यार आज तो ये गेम खेलने में बहुत ही मजा आ रहा है, गेम खेलते हुए करीम ने खुद से कहा और वो दोबारा अपने खिलाड़ियों को मोबाइल में लड़ाने में व्यस्त हो गया। तभी उसे अचानक से ऐसा लगा कि किसी ने उसके हाथ को पकड़ा। अरे अब ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो मोबाइल से हाथ हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हाथ चिपक गए हों। अरे हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। करीम को ऐसा लग रहा था जैसे खिलाड़ियों ने उसके हाथ पकड़ लिए हो। उसने मोबाइल छोड़कर वहां से उठने की कोशिश की। तभी उसे ऐसा लगा कि मोबाइल के किनारों से कोई झांक रहा हो। जब उसे ऐसा लगा तो उसने मोबाइल पलटने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ तो जकड़े हुए थे। तभी अचानक मोबाइल की स्क्रीन से बहुत सारे चमगादड़ बाहर निकलने लगे और उन चमगादड़ों ने करीम को ऐसे घेर लिया जैसे कि आज वो उनका भोजन बनने वाला हो। उनकी अजीब सी कर्कश आवाज करीम के कानों को बुरी तरह भेदने लगी। करीम मोबाइल से अपना हाथ छुड़ाना चाह रहा था, लेकिन वो छूट ही नहीं पा रहे थे। उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल पाई। तभी उसके मोबाइल में विशाल का वीडियो कॉल आता हुआ दिखाई दिया और बगैर कुछ किए ही वीडियो कॉल अपने आप ही रिसीव हो गया। विशाल को देखते ही करीम घबराहट में मदद की गुहार लगाते हुए बोला, भाई बचा ले मुझे, भाई बचा लो। अरे अरे क्या हुआ? विशाल ने ये कहा ही था कि तभी उसके सामने करीम के चेहरे के पास एक हड्डी नुमा चेहरा आता हुआ दिखाई दिया, जिसने अपने नुकीले दांतों से उसके दाएं गाल को पूरी तरह जख्मी कर दिया और खून निकलते ही करीम की चीख निकल गई। जैसे ही करीम की चीख निकली, अचानक से करीम के सिर के ऊपर मंडरा रहे चमगादड़ों ने नरमुंडों का रूप ले लिया और वो सब करीम के शरीर पे ऐसे टूट पड़े जैसे वो बरसों के भूखे हों। कोई उसे गले से नोचने लगा तो किसी ने उसे बालों से पकड़ लिया। विशाल ने जब ये सब देखा तो उसकी रूह कांप गई, लेकिन तभी वीडियो कॉल अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो गई। क्या सच में करीम किसी मुसीबत में है? क्या नताशा अपनी माँ और बहन को खोज पाएगी? क्या वो रहस्यमयी आदमी दोबारा नताशा के घर आएगा? क्या तांत्रिक के शिष्य सही मुखौटा खोज पाएंगे?